लिसा के अनुसार बहुत समय पहले अर्थ पर बिना ब्रेन वाले क्रिएचर्स का राज था। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि बायोलॉजिकल फैक्ट है। ऐसा ही एक क्रिएचर था एम्फिऑक्सस, जो देखने में एक छोटे स्मॉल वर्म जैसा लगता था, लेकिन इसके बॉडी पर गिल लाइक स्लिट्स थे। करीब 555 मिलियन ईयर्स पहले ये ओशंस में रहते थे और बहुत सिंपल जिंदगी जीते थे। एम्फिऑक्सस वाटर में मूव कर सकता था, वो पानी में रह सकता था और सी फ्लोर में ग्रास की तरह एक जगह पर जम जाता था। एक छोटे क्रिएचर्स को खाता था। इसके पास टेस्ट, स्मेल, आइज या सुनने की सेंसेस नहीं थी, सिर्फ लाइट चेंज डिटेक्ट करने वाली कुछ सेल्स थी। इसका नर्वस सिस्टम भी काफ़ी बेसिक था, जिसमें ब्रेन जैसा कुछ नहीं था। लिसा कहती है कि एम्फिऑक्सस को स्टमक ऑन द स्टिक कह सकते हैं। लिसा बताती है कि एम्फिऑक्सस हमारे डिस्टेंस कजिन्स हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें देखकर हम अपने एंशियंट एंसेस्टर्स की झलक पा सकते हैं। हमारे पास बोन्स, ऑर्गन्स, लिम्स, नोज, स्माइल और पावरफुल ब्रेन है, जो थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज और सपने क्रिएट करता है। लेकिन क्या ब्रेन सिर्फ थिंकिंग के लिए इवॉल्व हुआ है? लिसा कहती है कि यह कॉमन बिलीफ गलत है। ब्रेन का इवोल्यूशन थिंकिंग के लिए नहीं हुआ, जैसा लोग एज्यूम करते हैं। इस बिलीफ को छोड़ने से ही हम समझ सकते हैं कि ब्रेन एक्चुअली कैसे वर्क करता है और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब क्या है। साथ ही में हम आखिरकार कैसे क्रिएचर्स हैं। लेखिका कहती है कि 500 मिलियन साल पहले जब एम्फिऑक्सिस और अन्य सिंपल क्रिएचर्स समुद्र तल पर शांति से भोजन कर रहे थे, पृथ्वी ने कैम्ब्रियन पीरियड में प्रवेश किया। इस दौरान इवोल्यूशन में एक नया और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ, हंटिंग। किसी क्रिएचर ने दूसरे को सेंस करके जानबूझकर खाना शुरू किया। पहले भी एनिमल्स एक दूसरे को खाते थे, लेकिन अब यह पर्पसफुल था। हंटिंग के लिए ब्रेन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह ब्रेन के डेवलपमेंट का बड़ा स्टेप था। लिसा बताती है कि कैम्ब्रियन पीरियड में प्रेडिएटर के आने से अर्थ कॉम्पिटिटिव और डेंजरस हो गई। प्रेडिएटर्स और प्रे दोनों ने सराउंडिंग्स को बेहतर सेंस करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सेंसरी सिस्टम्स विकसित किए। एम्फिऑक्सिस सिर्फ लाइट और डार्क में डिफरेंस बता सकते थे, लेकिन नए क्रिएचर्स एक्चुअली देख सकते थे। उनके पास बेहतर टच सेंसेस और बॉडी मूवमेंट के सेंसेस थे, जैसे शार्क आज वाइब्रेशन से प्रे लोकेट करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब महत्वपूर्ण था। वो दूर का ब्लॉक खाने लायक है या वो मुझे खा जाएगा? जो क्रिएचर सराउंडिंग को बेहतर सेंस करते थे, वे सरवाइव करते थे। मूवमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। एम्फिऑक्सी का मूवमेंट बेसिक था, लेकिन नए क्रिएचर्स तेजी और डेक्सटेरिटी के साथ डार्ट, टर्न और डाइव कर सकते थे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्वाइवल का की था। लिसा इसे फाइनेंशियल बजट से कंपेयर करती है। जैसे हम मनी ट्रैक करते हैं, बॉडी रिसोर्सेज जैसे वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज को ट्रैक करता है। स्विमिंग या रनिंग जैसे एक्शंस रिसोर्स स्पेंड करते हैं और ईटिंग या स्लीपिंग रिसोर्सेज रिप्लेनिश करते हैं। एलोस्टैटिस नामक प्रोसेस बॉडी को बैलेंस में रखता है, फ्यूचर नीड्स को प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्शन रिएक्शन से बेहतर थी। जो क्रिएचर प्रेडिटर के अटैक से पहले प्रिपेयर हो जाते थे, उनके सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। करेक्ट प्रेडिक्शन और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स सक्सेसफुल क्रिएचर को डिफाइन करता था। पुअर प्रेडिक्शन या फॉल्स अलार्म वाले क्रिएचर्स कम एक्सप्लोर करते, कम फोरेज करते और रिप्रोड्यूस करने की संभावना कम थी। जैसे जैसे एनिमल्स के बॉडी कॉम्प्लेक्स हुई, बॉडी बजटिंग चैलेंजिंग हो गई।
एम्फिऑक्सी के पास सिंपल सिस्टम थे, लेकिन क्रिएचर में कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और इम्यून सिस्टम विकसित हुए। इन कॉम्प्लेक्स बॉडीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन जैसे कमांड सेंटर की ज़रूरत पड़ी। मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमारे पास ऐसे ब्रेन है जो मसल, हार्मोन्स, ब्लड फ्लो, डाइजेशन और इम्यूनिटी को इफ़िशिएंटली मैनेज करता है। लिसा कहती है कि ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब थिंकिंग नहीं बल्कि बॉडी को कंट्रोल करना है और एलोस्टेसिस मैनेज करना है। एनर्जी नीड्स को प्रेडिक्ट करके वर्थवाइल मूवमेंट सुनिश्चित करना। थिंकिंग, इमोशंस और इमेजिनेशन इसके बाय प्रोडक्ट है। इवन थॉट्स, फीलिंग्स या एक्शन मेटाबॉलिक बजट में डिपॉजिट या विड्रॉल है। यह अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। इसे समझाने के लिए लिसा ने इस सोच को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहले चैप्टर का नाम है यू हैव वन ब्रेन नॉट 3, यानी आपके पास एक दिमाग है, 3 नहीं। इस चैप्टर में लेखिका कहती है कि 2000 साल पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि हर इंसान के मन में 3 ताकतों यानी सर्वाइवल, इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस और रैशनल थॉट के बीच जंग चलती है। इंस्टिंक्ट्स जैसे हंगर और सेक्स ड्राइव और इमोशन जैसे जॉय, एंगर या फियर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि रैशनल थॉट्स इन्हें काबू में रखकर हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। स्टोरी आज भी वेस्टर्न कल्चर में पॉपुलर है क्योंकि हम अक्सर डिज़ायर और रीज़न के बीच टग ऑफ वॉर महसूस करते हैं। लिसा बताती है कि साइंटिस्ट ने इस आइडिया को ट्रियोन ब्रेन थ्योरी के रूप में ब्रेन इवोल्यूशन पर मैप किया। इस थ्योरी के अनुसार ह्यूमन ब्रेन में 3 लेयर्स है। लिजर्ड ब्रेन यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशंस और नियोकॉर्टेक्स यानी रैशनल थॉट्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कथित तौर पर इमोशंस और इंस्टिंक्ट को रेगुलर करता है, लेकिन लिसा कहती है कि यह थ्योरी गलत है। हमारे ब्रेन में 3 लेयर्स नहीं, रैशनैलिटी और इमोशंस एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। यह आइडिया 20वीं सदी में पॉल मैकलेड ने दी, जो माइक्रोस्कोप से लिजर्ड और मैमल ब्रेन की तुलना करके नियोकॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम की बात करते थे। उनकी थ्योरी डार्विन के आइडिया से इंस्पायर थी और कार्ल सेगन ने इसे 1977 में अपनी बुक द ड्रैगन ऑफ एडन में पॉपुलर किया, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। न्यू टेक्निक जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से पता चला कि रेप्टाइल और मैमल ब्रेन्स में सेम न्यूरॉन्स होते हैं और ह्यूमन ब्रेन्स में कोई न्यू पार्ट नहीं। एवोल्यूशन में ब्रेन लेयर्स ऐड नहीं करता, लेकिन रिकॉग्नाइज होता है। उदाहरण के लिए ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स 4 रीजन में बटा है, जबकि रैट ब्रेन एक चूहे के दिमाग में एक ही रीजन है, लेकिन दोनों में सेम जीन्स है। लिसा कहती है कि मैमल्स और शायद रेप्टाइल्स के ब्रेन एक सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बनते हैं, जो एम्ब्रियो में न्यूरॉन प्रोडक्शन से शुरू होता है। ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स बड़ा है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली बाकी ब्रेन के साइज के हिसाब से नॉर्मल है। एलिफेंट्स और वेल्स के पास हमसे बिगर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स साइज रैशनैलिटी का प्रूफ नहीं है। ट्रियोन ब्रेन थ्योरी एक मिथ है, फिर भी यह आइडिया पॉपुलर है क्योंकि ये स्टोरी हमें बेस्ट स्पीसीज की ट्रॉफी देती है। वेस्टर्न कल्चर में रैशनैलिटी को इमोशंस और इंस्टिंक्ट से ऊपर माना जाता है, लेकिन लिसा कहती है कि रैशनैलिटी का मतलब बॉडी बजटिंग है। रिसोर्सेज जैसे वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज को मैनेज करना। उदाहरण के लिए डेंजर में कॉर्टिसोल का रश रैशनल है क्योंकि यह सर्वाइवल के लिए एनर्जी देता है। पीटीएसडी में भी ब्रेन रैशनल ही होता है, बस एनवायरनमेंट से सिंक नहीं होता।
लिसा कहती है कि रैशनैलिटी का मतलब कॉन्टेक्स्ट में सही बॉडी बजटिंग के डिसीजन लेना है। इमोशंस और इंस्टिंक्ट को इरेशनल मानना गलत है। यह आइडिया लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में बदलाव ला सकती है। ह्यूमन ब्रेन एक ही है, तीन नहीं। हमें रैशनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमैनिटी को नए सिरे से डिफाइन करना होगा। दूसरे चैप्टर का नाम है योर ब्रेन इज अ नेटवर्क। इस चैप्टर में लिसा कहती है कि हजारों सालों से लोग ब्रेन के बारे में सोचते आए हैं, लेकिन कई पुराने आइडियाज़ सिर्फ मेटाफोर्स थे। एरिस्टोटल मानते थे कि ब्रेन हार्ट को ठंडा करने वाला चैम्बर है। मिडल एज में फिलोसोफर्स कहते थे कि ब्रेन में सोल रहती है, यानी आत्मा रहती है। 19वीं सदी में फ्रेनोलॉजी ने ब्रेन को जिक्सॉ पजल बताया, जिसमें हर हिस्सा अलग क्वालिटी जैसे सेल्फ स्टीम या लव पैदा करता है, प्यार पैदा करता है। आज भी कुछ पॉपुलर बिलीफ जैसे लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल और राइट ब्रेन क्रिएटिव या सिस्टम 1 और सिस्टम 2 जैसे डैनियल कैनेमन की बुक से सिर्फ मेटाफोर्स है। ब्रेन मेमोरीज को कंप्यूटर फाइल्स की तरह स्टोर नहीं करता, नहीं वो लाइट अप होता है। ट्रियोन ब्रेन की तरह ये आइडिया भी आउटडेटेड है। लिसा बताती है कि ब्रेन एक नेटवर्क है, 128 बिलियन न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। यह इंटरनेट, एंटहिल या सोशल नेटवर्क की तरह है। ब्रेन नेटवर्क में न्यूरॉन्स जो एक पेड़ जैसे दिखते हैं, जिसकी ब्रांचेस सिग्नल रिसीव करती है और एक्सॉन यानी ट्रंक से सिग्नल भेजती है। सिनेप्सिस यानी गैप्स में केमिकल जैसे ग्लूटामिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन सिग्नल्स को पास करते हैं। ये वायरिंग ब्रेन को ऑलवेज ऑन रखती है, हमेशा शुरू रखती है, और न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ब्रेन की कम्युनिकेशन स्पीड और कॉस्ट का बैलेंस है। प्रत्येक न्यूरॉन कुछ हज़ार न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, जिससे 500 ट्रिलियन कनेक्शंस बनते हैं। एयरपोर्ट सिस्टम की तरह ब्रेन में हब्स होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं। यह हब्स एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन डिप्रेशिएशन, शिज़ोफ्रेनिया या डिमेंशिया जैसे डिसऑर्डर में वल्नरेबल होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ने इस एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया। ब्रेन नेटवर्क स्टैटिक नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमॉड्यूलर्स जैसे सेरोटोनिन सिग्नल्स को इंस्टेंटली मॉडिफाई करते हैं। प्लास्टिसिटी से न्यूरॉन मरता है, जन्म लेता है, या कनेक्शन चेंजेस होते हैं जैसे लर्निंग से। डिजेनरेसी की वजह से सेम एक्शन या एक्सपीरियंस अलग अलग न्यूरॉन से हो सकता है। उदाहरण के लिए विजुअल कॉर्टेक्स साइट्स के अलावा टच या सुनने में भी हेल्प करता है। ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी इसे यूनिक बनाती है। कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है कि बिलियन न्यूरॉन्स के डिफरेंट पैटर्न्स बनाना है। ये पैटर्न पास्ट एक्सपीरियंस से हमारे पास आए हैं। लिसा कहती है कि कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमंस माइंड के लिए क्रिटिकल है। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लैंग्वेज और इमेजिनेशन और सोशल लैडर जैसे कंसेप्ट को इनेबल करती है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन अकेला कॉम्प्लेक्स नहीं, ऑक्टोपस और बर्ड्स के ब्रेन भी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ब्रेन और अदर फैक्टर्स मिलकर ह्यूमन माइंड बनाते हैं। ब्रेन नेटवर्क कोई मेटाफोर नहीं, बल्कि साइंस बेस्ड डिस्क्रिप्शन है जो ब्रेन की डायनामिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। फिर भी वायरिंग जैसे टर्म मेटाफोर है, क्योंकि न्यूरॉन्स लिटरली वायर्स नहीं है। ब्रेन में ग्लियल सेल्स और गट माइक्रोब भी रोल प्ले करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ही ब्रेन को ह्यूमन माइंड बनने का बेस देती है, आधार देती है। और फिर शुरू होता है चैप्टर 3। लिसा तीसरे चैप्टर लिटिल ब्रेन्स वायर देमसेल्व्स टू देयर वर्ल्ड, यानी हमारा छोटा मस्तिष्क अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को जोड़ लेता है, एक दूसरे को कनेक्ट कर लेता है। इसमें यह बताती है कि
न्यूबॉर्न एनिमल जैसे गार्टर स्नेक, घोड़ा या चिंप जन्म के तुरंत बाद इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ह्यूमन न्यूबॉर्न्स कमज़ोर होते हैं। वे अपने लिम्ब्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और हफ्ते लगते हैं इंटेंशनल मूवमेंट सीखने में। ह्यूमन ब्रेन्स जन्म के समय अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं और 25 साल तक वायरिंग पूरी होती है। ऐसा क्यों इवॉल्व हुआ? इसका एग्जैक्ट जवाब अज्ञात है, यानी किसी को नहीं पता। लेकिन वायरिंग इंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट और केयर गिवर्स से आते हैं। नेचर बनाम नर्चर का डिस्टिंक्शन इल्यूजनरी है। जीन्स और एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटरविंड है। उदाहरण के लिए, विजन के लिए ब्रेन एरियाज को लाइट एक्सपोजर चाहिए और साउंड लोकलाइजेशन बेबी के ईयर शेप में डिपेंड करता है। बैक्टीरिया से आने वाले जीन्स भी ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। केयर गिवर्स बेबी को ब्रेन वायरिंग में क्रूशियल रोल निभाते हैं। जब आप न्यूबॉर्न को गोद में लेते हैं, आपका फेस सही डिस्टेंस पर होता है, जो फेस रिकग्निशन सिखाता है। कडलिंग, टॉकिंग और आई कांटेक्ट ब्रेन को शेप करता है। जीन्स ब्रेन वायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट इसे कंप्लीट करते हैं। प्लास्टिसिटी के जरिए फ्रिक्वेंटली यूज न्यूरल कनेक्शन स्ट्रेंथन होती है, ट्यूनिंग होती है और अनयूज कनेक्शंस मर जाते हैं। ट्यूनिंग में डेंड्रिट्स बशियर भी बनते हैं और एक्सॉन में मिलियंस की कोटिंग बढ़ती है, जिससे सिग्नल फास्ट ट्रैवल करते हैं। प्रूनिंग एक्स्ट्रा कनेक्शन हटाते हैं, जो डाइवर्स एनवायरनमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन मेटाबॉलिकली कॉस्टली होता है। लिसा 3 एग्जाम्पल्स देती है: बॉडी बजटिंग, अटेंशन और सेंसेस। बॉडी बजटिंग में बेबीज हंगर, स्लीप या टेम्परेचर खुद मैनेज नहीं कर सकते। केयर गिवर्स फीडिंग, कडलिंग और स्लीप शेड्यूल के जरिए बॉडी बजट रेगुलेट करते हैं। धीरे धीरे बेबी का ब्रेन खुद बजटिंग सीखता है। अगर केयर गिवर्स ओवर इन्वॉल्व रहे या निगलेक्ट करे, ब्रेन सेल्फ रेगुलेशन नहीं सीखता। दूसरा है अटेंशन। न्यूबॉर्न का अटेंशन एक लैंटर्न की तरह वाइड होता है, न कि स्पॉटलाइट। केयर गिवर्स शेयरिंग अटेंशन, जैसे टॉय डॉग को दिखाकर बेबी का गेज गाइड करना, ऐसी चीज़ें सिखाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। इससे ब्रेन निश बनता है, जो बॉडी बजट के लिए रिलेवेंट एनवायरनमेंट डिफाइन करता है। तीसरा है सेंसेस। बेबीज इनिशियली सभी लैंग्वेज साउंड डिस्टिंक्शन करते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंट साउंड से न्यूरल कनेक्शन ट्यून होते हैं और रेयर साउंड्स प्रून हो जाते हैं। यही रीज़न है कि किड्स अडल्ट से आसानी से लैंग्वेज सीखते हैं। फेस रिकग्निशन भी इस तरह इथनिसिटी स्पेसिफिक होती है। सेंसरी इंटीग्रेशन भी ट्यूनिंग और प्रूनिंग से डेवलप होती है। न्यूबॉर्न मदर्स को स्मेल को पहचानते हैं, लेकिन धीरे धीरे साइट, साउंड और टच इंटीग्रेट करके ट्रस्ट और अटैचमेंट सीखते हैं। केयर गिवर्स की एब्सेंस, जैसे रोमानिया के 1960 के ऑर्फेनेजेस में डिजास्टर्स होती थी। सोशल निगलेक्ट से ऑर्फन्स में इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज और अटेंशन प्रॉब्लम आए। उनके ब्रेन और बॉडी स्टन रहे, क्योंकि बॉडी बजटिंग की वायरिंग नहीं हुई। पॉवर्टी भी ब्रेन डेवलपमेंट को हार्म करती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करके अटेंशन, लैंग्वेज और बजटिंग इम्पेयर करती है। यह एकेडमिक परफॉर्मेंस और फ्यूचर पॉवर्टी का रिस्क बढ़ाता है। लिसा कहती है कि चाइल्डहुड पॉवर्टी प्रिवेंटेबल है और इसका एराडिकेशन कॉस्ट इफेक्टिव है। लिसा का अनुमान है कि अनफिनिश ब्रेन वायरिंग का एवोल्यूशनरी एडवांटेज कल्चर इनहेरिटेंस है। केयर गिवर्स बेबी के निश को क्यूरेट करता है और ब्रेन उस निश को लर्न करता है। अडल्ट बनने पर वह कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। जीन्स में सारी वायरिंग इनकोड करने की ज़रूरत नहीं। एनवायरनमेंट और सोशल वर्ल्ड इसे शेप करते हैं। नेचर को नर्चर चाहिए। केयर गिवर्स का एवरी एक्शन, जैसे कडलिंग, टॉकिंग या चीरियस गिरने पर रिस्पॉन्स, बेबी के ब्रेन को वायरिंग करता है। हमें एक सोशल वर्ल्ड क्रिएट करना है जो हेल्दी ब्रेन्स बनाए। और फिर शुरू होता है चैप्टर 4। योर ब्रेन प्रेडिक्ट्स एवरीथिंग यू डू, ऑलमोस्ट, यानी आपका दिमाग आपके हर काम की भविष्यवाणी करता है, लगभग।
लिसा एक रोडेशियन सैनिक की कहानी सुनाती है जो 1970 के दशक में जंगल में गोरिल्लास को ट्रैक करता था। उसने मूवमेंट देखा और मशीन गन के लिए फाइटर्स की लाइन समझकर राइफल तान ली, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोका और तब उसे दिखा कि वो एक 10 साल का लड़का था जो काउस को हाँक रहा था और AK-47 सिर्फ एक हर्डिंग स्टिक थी। वह समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों देखा। लिसा कहती है कि उसके ब्रेन में कुछ गलत नहीं था, ये नॉर्मली काम कर रहा था। पुरानी धारणा थी कि ब्रेन कैमरा की तरह विजुअल डाटा कैप्चर करता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्रेन एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट करता है। सेंस डाटा, लाइट वेव्स, केमिकल्स, एयर प्रेशर को ब्रेन मेमोरी से कंबाइन करके मीनिंग बनाता है। ब्रेन का मेन जॉब बॉडी को कंट्रोल करना है ताकि आप अलाइव और हेल्दी रहे। यह पास्ट एक्सपीरियंस और बॉडी स्टेट जैसे हार्ट बीट से पूछता है, पिछली बार ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या किया, और प्रेडिक्शन बनाता है। लिसा एक एक्सपेरिमेंट में बताती है कि 3 लाइन ड्राइंग देखने पर ब्रेन पास्ट एक्सपीरियंस से मीनिंग बनाता है। अपेंडिक्स में कॉन्टेक्स्ट पढ़ने पर लाइन्स ऑब्जेक्ट पर बन जाते हैं और क्योंकि ब्रेन न्यूरॉन्स की फायरिंग चेंज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे पिकासो की पेंटिंग्स भी ब्रेन की कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है। मार्शल डचाम कहते थे कि आर्टिस्ट 50% काम करता है और बाकी वीवर्स का ब्रेन। सेंसेशन, बेडशीट्स का टच, कॉफ़ी की स्मेल ब्रेन में कंस्ट्रक्ट होते हैं, न कि डायरेक्टली सेंस से। ब्रेन प्रेडिक्टिवली काम करता है। यह सेंस डाटा आने से पहले चेंज सेंस करता है। उदाहरण के लिए, पानी पीने पर सेकंड्स में थर्स्ट कम लगती है, प्यास कम लगती है। हालांकि पानी को ब्लड स्ट्रीम्स तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। ब्रेन ड्रिंकिंग एक्शन की सेंसरी कॉन्सिक्वेंसेस प्रेडिक्ट करता है। पेवलोव के डॉग्स एक्सपेरिमेंट में भी डॉग्स मेट्रोनोम सुनकर सेलिब्रेट करते थे क्योंकि ब्रेन फूड की प्रेडिक्शन करता था। आप फेवरेट फूड इमेजिन करके भी सेलिब्रेशन ट्रिगर कर सकते हैं। प्रेडिक्शन न्यूरॉन्स की फायरिंग पैटर्न से बनती है। ब्रेन मल्टीपल प्रेडिक्शन बनाता है जो प्रोबेबिलिटीज वेट करता है। विनिंग प्रेडिक्शन आपका एक्शन और एक्सपीरियंस बनाती है। अगर प्रेडिक्शन सेंस डाटा से मैच करती है तो ब्रेन इसे कंफर्म करता है। सोल्जर्स के केस में ब्रेन ने गोरिल्लास प्रेडिक्ट किए क्योंकि वॉर राइफल और पाउंडिंग हर्ट ने ऐसी मेमोरीज ट्रिगर की। सेंस डाटा मिसमैच होने पर ब्रेन लर्न कर सकता था, लेकिन सोल्जर का ब्रेन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की प्रेडिक्शन से स्टक रहा। लिसा कहती है कि ब्रेन एक्यूरेसी के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। प्रेडिक्शन रियलिटी बनाती है, चाहे सही हो या गलत। सोल्जर का दोस्त उसे दोबारा देखने को कहकर नई प्रेडिक्शन ट्रिगर करता है। ब्रेन एक्शन पहले इनिशिएट करता है, फिर सेंस को रूट करता है। आपके एक्शन जैसे राइफल उठाना मेमोरी और एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती है। क्या इसका मतलब फ्री विल नहीं है? लिसा कहती है कि पास्ट एक्सपीरियंस प्रेडिक्शन बनाती है। नेल बाइटिंग या रिग्रेटेबल वर्ड्स पास्ट हैबिट से आते हैं। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन को शेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, टेस्ट एंजाइटी को एनर्जाइज डिटर्मिनेशन में रिफ्रेम करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। सीड्स ऑफ पीस जैसे प्रोग्राम कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर के टीन्स को न्यू एक्सपीरियंस देकर एम्पैथी और पीसफुल प्रेडिक्शन सीड्स करते हैं। आप पोलराइज वर्ल्ड में भी एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। किसी कंट्रोवर्शियल इशू को अपोजिट पर्सपेक्टिव से 5 मिनट डेली सोचने से फ्यूचर प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है। प्रैक्टिस से ऑटोमिक बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। ब्रेन की प्रेडिक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाइल्डहुड निश चूज नहीं करते, लेकिन अडल्ट होकर न्यू एक्सपीरियंस क्यूरेट कर सकते हैं। लिसा कहती है कि प्रेडिक्टिंग ब्रेन आपको ज़्यादा कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आप चूज़ कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट करना है, और इससे आपका लाइफ और पर्सनैलिटी शेप हो सकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम 5वें चैप्टर में पहुंचते हैं। योर ब्रेन सीक्रेटली वर्क्स विद अदर ब्रेन्स, यानी आपका दिमाग चुपके से दूसरों के दिमाग के साथ काम करता है। इसमें लिसा कहती है कि हम ह्यूमन्स एक सोशल स्पीसीज है। हम ग्रुप्स में रहते हैं।
एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं और सिविलाइजेशन बनाते हैं। कोऑपरेशन ने हमें अर्थ के हर हैबिटाट में सर्वाइव और थ्राइव करने की एबिलिटी दी है। हम एक दूसरे के बॉडी बजट यानी बॉडी रिसोर्सेज जैसे वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। लेसन 3 में देखा कि केयर गिवर्स बेबीज के बॉडी बजट को मैनेज करते हैं। ये को रेगुलेशन अडल्टहुड में भी कंटिन्यू होती है और आप अनकॉन्शियसली दूसरे के बॉडी बजट में डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं और वे आपके लिए ऐसा करते हैं। ब्रेन वायरिंग और सोशल इन्फ्लुएंसेस यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी के जरिए डेली न्यू एक्सपीरियंस से रिवायर होता है। डेंड्राइट्स बशियर बनते हैं और न्यूरल कनेक्शन इफिशिएंट हो जाते हैं। रीमॉडलिंग बॉडी बजट से एनर्जी लेता है। फ्रीक्वेंट सोशल इंटरेक्शन ब्रेन को ट्यून और प्रून करते हैं। हर कोई फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को शेप करता है। उदाहरण के लिए, जो हमारे सबसे करीब है, प्यारे है, लव वंस के साथ ब्रीथिंग और हार्ट बीट सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, चाहे कैजुअल कन्वर्सेशन हो या आर्ग्यूमेंट। योगा क्लास या कोयर में भी ऐसा होता है। हम अनकॉन्शियसली एक दूसरे के मूवमेंट मिरर करते हैं, जैसे डांस, लेकिन डिसलाइक या डिस्ट्रस्ट में ब्रेन क्लैश करते हैं। एक्शन का इम्पैक्ट, आपके एक्शन लाइक रेजिंग योर वॉइस या आईब्रोज दूसरों के हार्ट रेट, हार्मोन्स और बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट करती है। लव वंस का हैंड होल्डिंग पेन कम कर सकता है। क्लोज सपोर्टिव रिलेशनशिप से हम लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं और कम बीमार होते हैं। स्टडीज़ दिखाती है कि इंटीमेट केयर रिलेशनशिप सीरियस इलनेस या कैंसर या हार्ट डिजीज़ में रिकवरी इम्प्रूव करते हैं। ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं बल्कि फ्रेंडशिप और पेट ओनर्स के लिए भी ट्रू है। वर्क प्लेसेस में ट्रस्ट से परफॉर्मेंस बेहतर होता है। कंपनीज फ्री मील्स या कोलैबोरेटिव स्पेस देकर ट्रस्ट फोस्टर करते हैं, जिसमें बॉडी बजट पर बर्डन कम होता है और इनोवेशन बढ़ता है। डिसएडवांटेजेस, लोनलीनेस बॉडी बजट को टैक्स करती है और अर्ली डेथ का रिस्क बढ़ाती है। ब्रेकअप या लॉस, आप पार्ट योर सेल्फ लूज करते हैं, आपका एक हिस्सा खो देते हैं क्योंकि आपका बॉडी बजट रेगुलेटर चला जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट स्लो मोशन कैपिटल पनिशमेंट जैसा है। एम्पैथी में भी चैलेंजेस है। फेमिलियर लोगों के लिए एम्पैथी आसान है क्योंकि ब्रेन इफिशिएंटली उनकी फीलिंग प्रेडिक्ट करता है। अनफेमिलियर लोगों के लिए एम्पैथी मेटाबॉलिक कॉस्टली होती है, इसलिए लोग इको चैम्बर्स बनाते हैं जहां वे ओनली सिमिलर बिलीफ वाले कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ये लर्निंग और माइंड चेंजिंग के ऑड्स कम करती है। शब्दों की ताकत, ह्यूमंस यूनिकली वर्ड से बॉडी बजट रेगुलेट करते हैं। काइंड वर्ड्स काम करते हैं, हेटफुल वर्ड्स स्ट्रेस ट्रिगर करते हैं। वर्ल्ड डिस्टेंस और सेंचुरीज ओल्ड इफेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे बाइबल या टेक्सटिंग आई लव यू। लिसा के लैब एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि वर्ड से यानी शब्दों से ब्रेन रीजन एक्टिव होते हैं जो मूवमेंट, विजन और बॉडी सिस्टम जैसे हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लैंग्वेज नेटवर्क न्यूरॉन्स हार्ट रेट, ग्लूकोज और इम्यून सिस्टम को गाइड करते हैं। वर्ड्स लिटरली ब्रेन वायरिंग से बॉडी को इफेक्ट करते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस का इम्पैक्ट, ओकेजनली स्ट्रेस एक्सपीरियंस की तरह बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस ब्रेन और बॉडी को हार्म करता है। फिजिकल अब्यूज़, वर्बल एग्रेशन और सोशल रिजेक्शन या निगलेक्ट्स यानी नज़रअंदाज से बॉडी बजट डिफिशिएंट में जाता है, जिससे हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, डिप्रेशन जैसे इलनेस का रिस्क बढ़ता है। ब्रेन सोर्स और स्ट्रेस में डिस्टिंक्शन नहीं करता अगर बॉडी बजट पहले से डिप्लीट है, यानी इलनेस, पॉवर्टी, स्लीप डिप्रिवेशन से, तो वर्बल एग्रेशन जैसे स्ट्रेसेस ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। स्टडीज़ दिखाती है कि ऑनगोइंग इंसल्ट से सिकनेस का रिस्क बढ़ता है। सोशल स्ट्रेस पोस्ट मील मेटाबॉलिज्म को चेंज करके वेट गेन यानी वज़न बढ़ाता है, लगभग 11 पाउंड पर ईयर का कारण बन सकता है। फ्रीडम वर्सेस डिपेंडेंस,
ह्यूमंस की सोशल डिपेंडेंट नर्वस सिस्टम और इंडिविजुअल फ्रीडम की वैल्यू के बीच टेंशन्स है। डिफरेंट कल्चर्स में हेड स्पीच के रूल्स अलग है। यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्टेड है, लेकिन वर्ड्स के बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस रियल है। लिसा कहती है कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वर्ड्स और एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस लाइक इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, इनएफेक्टिव गवर्नमेंट, रिड्यूस इनोवेशन हम सब पे करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएटिविटी है और लर्निंग को हिंडर करते हैं, क्योंकि ब्रेन 20% मेटाबॉलिक बजट यूज़ करता है। लिसा सजेस्ट करती है कि यूएस में सोल्यूशन फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना है। जैसे जंप से बचने के लिए सोप या सोशल डिस्टेंस इनोवेट किया, वैसे ही वर्ड्स और एक्शन में कंसिडरेशन चाहिए। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन लिसनर्स के बॉडी बजट पर ईजियर होते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम इंटरडिपेंडेंट है। हम बेबीज़ जैसे लेसन 3 में हमने देखा, और खुद जैसे हम लेसन 4 में, और दूसरों के लिए जिम्मेदार है। डिग्निटी से ट्रीट करने से बायोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं और नेग्लेक्ट से हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम चूज़ करते हैं कि दूसरों के बॉडी बजट में डिपॉजिट करें या विड्रॉवल करें। चैप्टर 6 ब्रेन्स मेक मोर देन वन काइंड ऑफ माइंड्स, यानी मस्तिष्क एक से अधिक प्रकार के मन बनाते हैं। लिसा बताती है कि बाली, इंडोनेशिया के लोग डरने पर सो जाते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर में अजीब लगता है। जहाँ डर में फ्रीज करना, आंखें चौड़ी करना या भागना स्टीरियोटिपिकल है। बैलिनीसी और फिलीपींस कल्चर में कॉग्निशन और इमोशन अलग नहीं माने जाते। वह एक ब्लेंडेड एक्सपीरियंस है। वेस्टर्न माइंड दूसरों को थॉट्स और इमोशन गेस करते हैं, लेकिन नाम भी आपके हिम्बा लोग बिहेवियर ऑब्जर्व करके प्रेडिक्ट करते हैं। मेंटली इंटरफेरेंस नहीं। एक कल्चर में नॉर्मल दूसरे में डिफरेंट हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन्स एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर शेयर करते हैं, लेकिन कल्चर और एनवायरनमेंट से ट्यून और प्रून होने से डिफरेंट माइंड्स बनते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेटा टुनबर्ग का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम माइंड क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म में सुपर पावर है। शिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग आज मेंटली इल माने जाते हैं, लेकिन मेडिवल टाइम्स में प्रोफेट हो सकते थे, जैसे हाइडगार्ड ऑफ बिंजन। वेरिएशन स्पीसीज सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। डार्विन के अनुसार वेरिएशन के बिना नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करता। अगर एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो, जैसे फूड शॉर्टेज या टेम्परेचर अराइज, यूनिफॉर्म माइंड्स का एक्सटेंशन का रिस्क बढ़ता है। डिफरेंट माइंड्स विद इन और अक्रॉस कल्चर सर्वाइवल चांसेस बढ़ाता है। लोग वेरिएशन को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट या लेबल्स, जैसे वार्म कोल्ड, डोमिनेंट नर्चिंग, लेकिन एमबीटीआई जैसे टेस्ट साइंटिफिकली डॉबियस है, क्योंकि सेल्फ रिपोर्टेड बिलीफ डेली बिहेवियर से मैच नहीं करते। नॉर्मल भी रिलेटिव है। होमोसेक्सुअलिटी भी पहले मेंटल डिसऑर्डर माना जाता था, अब नॉर्मल वेरिएशन है। यूनिवर्सल मेंटल फीचर ढूंढना कॉमन सेंस लगता है, लेकिन ब्रेन्स कल्चर से शेप होते हैं। वेस्टर्न कल्चर्स माइंड और बॉडी को सेपरेट मानते हैं। ईस्टर्न कल्चर जैसे बुद्धिज्म इन्हें इंटीग्रेटेड। वो यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड नहीं है। कोऑपरेशन जैसे वाइडस्प्रेड फीचर्स यूजफुल है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं। अफेक्ट प्लेजर, डिसप्लेजर, कामनेस, एजिटेशन सबसे क्लोज टू यूनिवर्सल मेंटल फीचर है। ये बॉडी से सेंस डाटा जैसे हार्मोन्स, ऑर्गन्स, ह्यूमन सिस्टम का समरी है, जो बॉडी बजट की स्टेटस बताता है, लेकिन अफेक्ट के ट्रिगर्स कल्चर स्पेसिफिक है। उदाहरण के लिए जेंटल टच कुछ के लिए प्लीजेंट और दूसरे के लिए अनबियरेबल हो सकते हैं। माइंड्स मॉडिफाइबल है। कैफीन या अल्कोहल टेम्पररी चेंजेस लाते हैं। न्यू एक्सपीरियंस और लर्निंग से ब्रेन रिवायर होता है। एक्यूल्टरेशन, न्यू कल्चर में अडेप्ट होना एक्सट्रीमली प्लास्टिसिटी है। न्यू कल्चर में बेसिक चीज़ें जैसे ग्रीटिंग, पर्सनल स्पेस और फूड अनफेमिलियर होती है। उदाहरण के लिए बॉइल्ड शिप्स हेड या ट्विंकल एक कल्चर में फूड और दूसरे में इनएडिबल है।
एक्लटरेशन वर्क होम स्विच या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में भी होते हैं। इमिग्रेंट चिल्ड्रन दो कल्चर के बीच पाइवट करते हैं, जो बॉडी बजट पर बर्डन डालता है। कोई माइंड इनहेरेंटली बेटर नहीं है, कुछ एनवायरनमेंट के लिए बेटर सूटेड होते हैं। ह्यूमन नेचर एक नहीं, कई है। यूनिवर्सल माइंड की ज़रूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स ब्रेन जो फिजिकल सोशल सराउंडिंग से वायर होता है, इतना इनफ है। चैप्टर 7, आवर ब्रेन्स कैन क्रिएट रियलिटी, यानी हमारा दिमाग रियलिटी को बनाता है। लिसा के अनुसार हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर एक हिस्सा मेड अप वर्ल्ड यानी सोशल रियलिटी में बीतता है। शहर, देश, सड़क का पता, पैसा, यहाँ तक कि आपका नाम, सब कुछ हमने इंसानों ने बनाया। मनी, पेपर, मेटल या वाईफाई सिग्नल्स भी इमेजिनरी है। सोशल रियलिटी फिजिकली रियलिटी से अलग है। फिजिकली रियलिटी में अर्थ के रॉक्स, ट्रीज और ओशंस है, लेकिन सोशल रियलिटी में फिजिकल चीज़ों में न्यू फंक्शन इम्पोज करते हैं, जैसे लैंड को कंट्री या इंसान को लीडर्स बनाना। 1776 में ब्रिटिश कॉलोनीज गायब होकर यूनाइटेड स्टेट्स बनी। ये सोशल रियलिटी का सडन चेंज था। मिडल ईस्ट में इजराइल बनाम पैलेस्टीन के लिए लोग लड़ते मरते हैं, क्योंकि सोशल रियलिटी डेडली सीरियस हो सकती है। सोशल रियलिटी का इम्पैक्ट फिजिकली परसेप्शन भी पड़ता है। स्टडीज़ दिखाती है कि एक्सपेंसिव वाइन बेहतर टेस्ट करता है और इको फ्रेंडली लेबल कॉफ़ी बेहतर लगती है, क्योंकि ब्रेन की प्रेडिक्शन सोशल रियलिटी से शेप होती है। ह्यूमन यूनिकली सोशल रियलिटी बनाते हैं और इसके लिए 5 C's यानी C फॉर क्रिएटिविटी, C फॉर कम्युनिकेशन, C फॉर कॉपिंग, C फॉर कोऑपरेशन एंड C फॉर कॉम्प्रेशन में ज़रूरी है। पहले देखते हैं क्रिएटिविटी। ब्रेन लैंड पर इमेजिनरी बॉर्डर्स जैसे कंट्रीज बनाता है जो फिजिकली रियलिटी में नहीं है। कस्टम या टाउन्स लाइन्स इसका उदाहरण है। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एफिशिएंट आइडिया शेयरिंग इनेबल करती है, जैसे आई नीड गैस कहने पर कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है। स्मॉल स्केल सोशल रियलिटी बिना शब्दों के पॉसिबल है, जैसे हैंड वेव्स यानी हाथ हिलाना, लेकिन लार्ज स्केल के लिए लैंग्वेज क्रिटिकल है। कॉपिंग, नॉर्म्स और सर्वाइवल स्किल्स कॉपी करके सीखते हैं। एक्सप्लोरर्स ने इंडिजिनियस लोगों से सर्वाइवल सीखा, वरना वे एक्सटिंक्ट हो जाते। कोऑपरेशन, एवरीडे एक्ट जैसे रोज़मर्रा के काम जैसे बीन्स खाना थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमंस के कोऑपरेशन पर डिपेंड करते हैं। फार्मर्स, माइनर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बिल्डर्स और गवर्नमेंट तक। कॉम्प्रेशन, ब्रेन सेंस डाटा को कॉम्प्रेस करके समराइज बनाता है। सेरेब्रल कॉन्टेक्स्ट पे स्मॉल न्यूरॉन से लार्ज न्यूरॉन्स तक डाटा समराइज होता है। यह एब्स्ट्रैक्शन इनेबल करता है जो फिजिकल फॉर्म से बियॉन्ड फंक्शन को समझने देता है, जैसे वाइन बॉटल, फ्लावर्स और वॉच को गिफ्ट समझना या वाइन को सेलिब्रेटरी या सैक्रेड मानना। कॉम्प्रेशन सेंसरी इंटीग्रेशन को पॉसिबल बनाता है जो एब्स्ट्रैक्शन को इनेबल करता है। एब्स्ट्रैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रेडिक्शन करता है जो क्रिएटिविटी है। 5 C's मिलकर सोशल रियलिटी बनाते हैं। अदर एनिमल्स में भी ये एबिलिटी है। क्रोज टूल्स बनाते हैं, वेल्स सॉन्ग कॉपी करते हैं, बेस एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करती है, लेकिन ह्यूमंस में ये यूनिकली इंटरवेंड है। सॉन्ग बर्ड्स सॉन्ग सीखते हैं, लेकिन ह्यूमन सॉन्ग्स के सोशल मीनिंग जैसे हॉलीडे सॉन्ग भी सीखते हैं। मीरकैट्स किलिंग सिखाते हैं, जो एक जानवर है, लेकिन ह्यूमंस मर्डर और एक्सीडेंट के बीच लीगल डिफरेंसेस बनाते हैं। ह्यूमन जनरलिस्ट है। 5 C's हमें एनवायरनमेंट को बेंड करने देते हैं। वी डोंट जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, वी इम्पोज न्यू फंक्शंस क्रिएटिंग आवर निश। सोशल रियलिटी एक गिफ्ट है। मीम्स, ट्रेडिशंस, लॉज बनाना पॉसिबल है, लेकिन ये लाइबिलिटीज़ भी है। रोमेनियन ऑर्फनेज ने जीन पूल को हार्म किया। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी ने जेंडर इम्बैलेंस बनाया। सोशल रियलिटी इवोल्यूशन को शेप करती है, जैसे फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी ने क्लाइमेट को।
हम अक्सर भूल जाते हैं कि सोशल रियलिटी हमारी बनाई है। रेस, जेंडर, नेशनलिटी जैसे लेबल्स हम क्रिएट करते हैं। स्किन टोन कंटिन्यूस है, लेकिन हम बाउंड्रीज बनाते हैं जो बायोलॉजी से स्टिपुलेटेड नहीं। एवरीडे बिहेवियर्स लाइक डायमंड को वैल्यू देना, वोटिंग या प्रोनाउंस यूज़ करना सोशल रियलिटी को अपहोल्ड करते हैं। बिहेवियर्स इसे चेंज भी करते हैं, जैसे यूगोस्लाविया ब्रेकअप या 2007 रिसेशन। सोशल रियलिटी फिजिकल रियलिटी से कंस्ट्रेन है। हम चाहे कितना भी सोच लें कि हम उड़ सकते हैं, लेकिन उड़ना पॉसिबल नहीं, लेकिन यह मिलेबल है। टोटलिटेरियन सोसाइटीज़ में एविडेंस इग्नोर करके हिस्ट्री रीराइट हो सकती है। डेमोक्रेसी में भी सोशल रियलिटी है। ये सुपर पावर हमें डेस्टिनी चार्ट करने देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। ड्राइविंग लॉस जैसे डिवाइडिंग लाइन्स हेल्पफुल है, लेकिन स्लेवरी या सोशल क्लास हार्मफुल। हर बार जब हम इन्हें रिइंफोर्स करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है। सोशल रियलिटी तब बेस्ट काम करती है जब हम जानते हैं कि हमारे पास ये पावर है। इस किताब के अंत में हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में लिसा कहती है कि एक समय था जब आप समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा स्टमक ऑन स्टिक दिखते थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन के जरिए अपने सेंसरी सिस्टम विकसित किए और जाना कि आप एक बड़े संसार का हिस्सा है। अपने बॉडीली सिस्टम बनाए जो दुनिया में इफ़िशिएंटली नेविगेट करते हैं, और आपने एक ब्रेन विकसित किया जो आपके बॉडी का बजट मैनेज करता है। आपने ग्रुप्स में रहना सीखा, अन्य ब्रेन्स इन बॉडीज के साथ। आप पानी से बाहर निकले और ज़मीन पर आए। इवोल्यूशनरी टाइम में ट्रायल एंड एरर्स में ट्रिलियंस ऑफ एनिमल्स की डेथ से इनोवेशन के साथ आपके पास एक ह्यूमन ब्रेन बना। ये ब्रेन कई इम्प्रेसिव चीज़ कर सकता है, लेकिन खुद को गलत समझता है। ये इतने रिच मेंटल एक्सपीरियंस बनाते हैं कि हमें लगता है कि इमोशंस और रीज़न रिसल करते हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि मेटाफोर से डिस्क्राइब करते हैं और उन्हें नॉलेज मान लेते हैं। ये रीवायरिंग में इतना स्किल्ड है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ इनेट लेकर पैदा होते हैं, यानी पैदाशी हमें वो पता है जो एक्चुअली सीखते हैं। ये हेल्यूसिनेटिंग में इतना इफ़ेक्टिव है कि हमें लगता है कि हम दुनिया को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, और इतना फास्ट प्रेडिक्टिंग में हमें इसे एक्शन और रिएक्शन में समझ लेते हैं। ये दूसरों के ब्रेन को इतने इनविजिबली रेगुलेट करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। हम इतने काइंड ऑफ माइंड्स बनाते हैं कि सिंगल ह्यूमन नेचर एज्यूम करते हैं। ये अपने इन्वेंशंस पर इतना बिलीव करता है कि सोशल रियलिटी को नेचुरल वर्ल्ड समझ लेते हैं। आज हम ब्रेन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अभी और लेसन्स बाकी है। फ़िलहाल हमने इतना सीखा कि ब्रेन्स की फैंटास्टिकल इवोल्यूशनरी जर्नी स्केच कर सकते हैं और इम्प्लीकेशंस को लाइफ के सेंट्रल और चैलेंजिंग एस्पेक्ट पर कंसिडर कर सकते हैं। हमारा ब्रेन एनिमल किंगडम में बिगेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, न ही ऑब्जेक्टिवली सबसे बेस्ट है, लेकिन ये हमारा है। ये हमारी स्ट्रेंथ और फाइबल्स को सोर्स करता है। यह हमें सिविलाइजेशन बनाने की कैपेसिटी देता है और एक दूसरे को टीयर डाउन करने में भी। यह हमें सिंपली, इम्परफेक्ट, ग्लोरियसली ह्यूमन बनाता है। तो आज की किताब यहाँ तक ही थी। इस बार मैंने इस चैनल पर कुछ नया करने की कोशिश की है। एक ऐसी किताब जो फिलोसॉफिकल नहीं बल्कि साइंस की तरफ झुकाव रखती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि साइंस पर बेस ये किताब आपको कैसे लगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि अगली किताब में कौन सी चुनूं। आज तक के आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।